देखिए बच्चों, ये हमारा द्रव्य का वीडियो है। इसके बाद ये वाला पूरा हम जो द्रव्य पढ़ेंगे दैट इज़ ऑफ योर गूगल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट द्रव्य है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर नोट्स। देखिए मैंने नोट्स अपग्रेड भी किए हैं, मतलब जैसे पहले नोट्स थे जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन की है, बहुत सारे बुक्स में से इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन किए और बुक नोट्स का फॉर्मेट अपग्रेड किया। ठीक है बच्चों, और वैसे ही जो आपका जो ब्लू प्रिंट्स है उसमें जो इम्पॉर्टेंट द्रव्य है वो सारे द्रव्य में मोस्टली कवर करने का प्रयत्न करूँ, बहुत सारे। सो इस वीडियो को बिना किसी तरह के चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपको पता था कि हाँ ये हमारे 14 पॉइंट्स 13-14 पॉइंट्स हैं, लेकिन इस के बाद हमने एक न्यू पॉइंट ऐड किया दैट इज फिर AIPGT टिप्स के लिए, मतलब जो PG के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे द्रव्य में होते हैं। हर द्रव्य में PG के लिए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ऐसा एक सेगमेंट मैंने ऐड किया सेपरेशन। इस वीडियो में भी वो कवर हो, लेकिन इफ़ यू वांट टू क्रिएट दैट गूगल वीडियो फॉर ओनली AIPGT separately, so I will do that. Okay, let me know in the comment section. Okay बच्चों, so hope you like this. So नहीं, अब हम शुरू करेंगे। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके बच्चों, चल सबसे पहले शुरू करते हैं दैट द द्रव्य, लेट स्टार्ट द्रव्य फ्रॉम इट्स लैटिन नेम। ओके, सो जो हमारा द्रव्य है दैट्स ऑफ योर गूगल द्रव्य, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, वी हैव स्टडीड दी, कौन सा पढ़ा था हमने पढ़ा था गुडुची। अब गुडुची के बाद जो आता गूगल आता। मैंने पहले में LAQ के द्रव्य बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट LAQ के द्रव्य वो सारे कवर करूँगा, मोस्टली सिक्वेंशियली करूँगा। फिर उसके बाद जो बचे कुछ वो सारे मोस्टली सभी लाऊंगा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स। ओके, लैटिन नेम है इसका, लैटिन नेम है कॉर्डो कॉमीफोरा मुकुल। यस, इसका जो लैटिन नेम है, इसका लैटिन नेम है कॉमीफोरा मुकुल, कॉमीफोरा मुकुल। ओके मास्टर, नाउ वी हैव द फैमिली। इसकी जो फैमिली होती है या फिर कुल होता है, इसके फैमिली का नाम है बर्सेरेसिया फैमिली। कौन सी फैमिली है इसकी? बर्सेरेसिया। ओके, सो मैंने इसे कैसे याद किया था? जब मैं बहुत सारे द्रव्य एक साथ याद कर रहा था तो मैंने ऐसे ट्रिक बताई थी कि जो गूगल है तो इसका नाम है कॉमीफोरा मुकुल। सो मेरा एक दोस्त था मुकुंद गायकवाड़ बोल के, सो मुकुंद से मुकुल, सो वो 10वीं का दोस्त था। तो मैंने उसको मैं उससे बरसों से नहीं मिला, इसलिए बरसेरेसिया फैमिली, और जो मुकुल है इसलिए कॉमीफोरा मुकुल। ऐसे मैंने याद किया, तो बहुत सारे ट्रिक्स मैंने बताए थे। ठीक है बच्चों, सो इसका जो गण है, इसका गण है दैट इज सुश्रुत के अकॉर्डिंग एलादि गण में इंक्लूड किया गया है, और चरक के अकॉर्डिंग गण दिया नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ चरक के अकॉर्डिंग कर्पूरादि गण में इसका समावेश किया। भावप्रकाश ने गूगल को कर्पूरादि गण में समावेश किया, कर्पूरादि गण। ओके, अब जो फोर्थ पॉइंट आता है दैट इज ऑफ पर्याय नाम। लेट्स सी कि इसके पर्याय नाम क्या होंगे। सबसे पहले बच्चों हमारे पास पर्याय नाम का एक श्लोक है। श्लोक हम बात बोलेंगे आपके साथ। ओके, जिससे क्या है आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला भी है गुगुल देवधूपश्च जटायु कौशिक पुरा कुंभ उलू खलकम क्लेबाई महिषाक्ष पलंकशा। इस एक एक वर्ड का हम डिकोड करेंगे। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले गूगल, ये गूगल है लेकिन उसका अर्थ क्या है? ओके, गूगल की एक निरुक्ति आती है। ओके, गूगल की हमने निरुक्ति करेंगे कि गुजो व्याधि, ओके, गुजो व्याधि ही गुड़ो रक्षति। ये गूगल इस शब्द की, इस वर्ड की निरुक्ति है, गुजो व्याधि गुड़ो रक्षति। ओके, इस वर्ड की जो निरुक्ति होती है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज द वर्ड निरुक्ति ऑफ गूगल। ठीक है, ये किसकी निरुक्ति है? ये गूगल की निरुक्ति है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ऐसे बताता है कि गूगल जो होता है वो कोई भी व्याधि का क्षमन करता है या फिर कोई भी व्याधि होने नहीं देता, इसलिए कहा है व्याधि ही रक्षति, व्याधि से रक्षण करने वाला जो बताया हुआ है वो गूगल बताया। उसके बाद सेकेंड वर्ड दैट इज फिर देवधूपश्च। देवधूपश्च मतलब देवधूप। ओके, वो आपको पता है कि जो धूप आती है जो हम भगवान के सामने जलाते हैं, इसलिए देवधूप मतलब भगवान के सामने जलाने के लिए जो धूप होती है दैट इज देवधूप, इसलिए, और उसमें गूगल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम उसे देवधूप कहते हैं। ओके, भगवान के सामने जो धूप जलाते हैं उसमें गूगल का इस्तेमाल किया जाता है।
इसलिए इसको देवधूप कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं कौशिक है, पुर है। ओके, कौशिक लेते हैं। इस कौशिक का मतलब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए बच्चों, इस डायग्राम को देखिए, क्या होता है ना, जैसे ये दिस इज द ट्री। ओके, ये जो है दिस इज बार्क, ये है पूरा ट्री का स्टेम बताया है गूगल इस प्लांट का, राइट। ये गूगल का ये स्टेम है, प्लांट का स्टेम है। अब इसमें क्या हो जाता है कि ये जो है ना, दिस इज ऑफ योर गुगुला। अब ग्रीष्म ऋतु जैसा ही मतलब इसका संग्रहण काल बताया गया है, इसका संग्रहण काल शिशिर और वसंत है। अब इस काल में इसको संग्रह किया जाता है, ये आगे पढ़ेंगे। होता ऐसा है ना कि ये जो बार्क है, इस बार्क से ग्रीष्म ऋतु में, किस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, ओके, ये जो बार्क है या फिर स्टेम है, इस स्टेम से या फिर ग्रीष्म ऋतु में इस तरह से गुगुल क्या होता है, स्त्रवित होने लगता है। हाँ, गुगुल क्या होता है, स्त्रवित होता है। अब गुगुल होता है स्त्रवित, मतलब गुगुल का होगा स्त्रवन। अब जैसे ही गुगुल स्त्रवित होगा या फिर स्त्रवन होगा गुगुल का, सो गुगुल का स्त्रवन होते समय, ये तो स्त्रवन होता है ग्रीष्म ऋतु में, लेकिन जैसे ही ये ऋतु आ गया, कौन सा, शीत ऋतु। अब शीत ऋतु में हमने कौन से इंक्लूड कर दिए, शीत ऋतु में हमने 2 इंक्लूड कर दिए, एक होता है शिशिर और एक होता है वसंत। अब जैसे ये ऋतु आ गए, इन ऋतुओं में क्या होता है, इन ऋतु में ये जो है एस्पेक्ट जो स्त्रवित हो रहा है वो जम जाता है। हाँ, जैसे ही ये जम गया, इस तरह से देखिए ये किस तरह से जम गया है, पूरा ये पूरा गारठ गया, इट रिसेम्बल्स फ्रीजन लाइक। ओके, सो जैसे ही जम जाता है, ये कैसे लगता है हमें, ये ऐसे लगता है कि जो झाड़ की कोश है, कोश मतलब कैविटी, ओके, कैविटी से स्त्रवित होता है, इसलिए कौशिका। ओके, जो स्त्रवित होता है ना, ये देख मैंने बताया था कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि जो ट्री की बार्क होती है वहाँ से स्त्रवित होता है, मतलब जो ट्री होती है उस ट्री के कैविटी से, ओके, ये क्या होता है, ऊज आउट होता है। इसलिए अगर कैविटी से निकल रहा है, इसलिए हम इसे कौशिक कहेंगे, समझा। ओके, और इस तरह का ये गोल आकार का कुछ तो तैयार हुआ ना, मटके जैसा। मटका पता है आपको, पॉट जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं, वो मटका, उस मटके की तरह नहीं दिख रहा। हाँ, अगर उस मटके की तरह ये दिख रहा है, इसलिए इसको कुंभ कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मटके की तरह दिखता है इसलिए कुंभ, मतलब देखिए कितना एस्पेक्ट है सुंदर, मतलब वो स्त्रवित होता है कैविटी से, इसलिए हम कौशिक कहेंगे। और जैसे ही वो जम जाता है इन द शिशिर एंड वसंता ऋतु, उसमें वो इट लुक्स लाइक ए पॉट। ओके, एक घड़े की जैसा दिखता है, सो घड़े की जैसे दिखता है, लुक्स लाइक ए पॉट, इसलिए हम उसको कुंभ कहते हैं। बहुत सुंदर एस्पेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है, पुरह। पुरह मतलब क्या, पुरह मतलब श्रेष्ठ, जो औषधियों में श्रेष्ठ, इसलिए इसको पुरह कहा गया। महिषाक्ष, महिषाक्ष ना ये एक जाति है, इसकी प्रजाति है। हम इसके 5 भेद देखेंगे भाव प्रकाश के अनुसार, पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो लेकिन उसमें से एक महिषाक्ष है। ये जो महिषाक्ष है ना, ये महिष, महिष मतलब भैंस। ओके, महिष का मतलब क्या होता है, माहिष। ओके, माहिष का मतलब होता है भैंस, भैंस। ओके, और अक्ष मतलब क्या, आँख, भैंस की आँख की तरह। ठीक है, इसलिए महिष अक्ष ऐसे कहते हैं। महिष अक्ष क्यों कहा, क्योंकि ये भैंस की आँख की तरह रिसेंबल होता है, इसलिए एक कृष्ण वर्णीय का होता है, इसलिए महिषाक्ष। और लास्ट का वर्ड आता है पलंकश। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है पलंकश, इसकी भी बहुत सुंदर निरुक्ति है। कुछ पढ़ाने वाले बता देते कि पलंकशा पर्याय है, लेकिन आपको पता तो चलना चाहिए कि पलंकशा इसका मतलब क्या है, व्हाट इज मीन्ड टू बी पलंकशा। आपको पता तो होना चाहिए कि व्हाट इज मीन्ड टू बी पलंकशा। देख बच्चों, पलंकशा की एक बहुत सुंदर निरुक्ति आती। क्या निरुक्ति आती, जैसे हमने गूगल की देखी कि गुड़ो, जैसे गुजो व्याध है गुड़ो रक्षति, वैसे ही हम पलंकशा की निरुक्ति होती है, पलम पलम मांसम, पलम मांसम कशति। अब देख इसका मतलब समझ ले। ओके, पलम मांसम कशति, इस कश से आया कशति और इस पलम से आया पलम मांस। अब यहाँ पे व्हाट डू यू मीन टू बी है, देख बच्चा, पलम मांसम कशति, यहाँ पे मांस आ गया। मांस मतलब ऑब्वियसली इट रिसेम्बल्स टू फैट। ओके, और कशति, कशन, कशन करना मतलब क्या,
कर्षण, कशन से कर्षण आता, कर्षण से मतलब उसकी झीज होना। ओके, हाँ, सो यहाँ पे क्या हो जाता है, मांस की मतलब फैट की झीज होती है। सो व्हाट डू यू मीन बाय फैट की झीज होती है? अरे सिंपली है, जिस व्यक्तियों में ओबेसिटी का त्रास है, जिस व्यक्तियों में स्थौल्य है, ओके, जो व्यक्ति ओबेसिटी से परेशान है या फिर जो व्यक्ति स्थौल्य से परेशान है, उसमें ये जो गूगल के कल्प है, वो गूगल के कल्प स्थौल्य का नाशक काम करेंगे, स्थौल्य नाशक। इसलिए पलम मांसम कशति मतलब क्या है, ये जो मांस है, अतिरिक्त मांस है, अतिरिक्त फैट है, उसका कशन करता है, उस फैट को झीजता है या फिर उस फैट को कम करने का काम करता है। इसलिए इसका जो कर्म हम बताएंगे, ये जो कर्म है ये स्थौल्य नाशक में आता। किस में आता बच्चों? ये जो कर्म आता, इट कम्स इन द स्थौल्यनाशक, क्योंकि ये फैट की चीज, इसलिए। समझा? इसके जो मीनिंग्स है ना वो बहुत मीनिंगफुल है, बहुत सुंदर सुंदर मीनिंग है, जैसे हमने देखा ये सारे मीनिंग्स। ठीक है बच्चों, समझा आपको? ओके, सो कोई भी एस्पेक्ट नहीं समझा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब उसके बाद हम देखेंगे इसके पर्याय नाम हो गए, उसके बाद हम इसके देखते हैं भाषिक नाम। भाषिक नाम मतलब बहुत सारे रीजन में बोलने वाले, मतलब हम गूगल में मराठी में क्या बोलते हैं, ओके, फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब मराठी और गुजराती या फिर आपकी जो भाषा हिंदी, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते, इसका एक शब्द जो दे देता हूँ कि इसको गूगल को, जैसे हमने बताया लैटिन इज कॉल्ड कॉमिफोरा मुकुल, वैसे गूगल को इंग्लिश में कहते हैं इंडियन बेलेडियम। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंडियम बेडेलियम। ओके, बेलेडियम। इसको ये दिस इज द पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश का नेम और लैटिन नेम ये आपको लिखना पड़ता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, ओके, हमने ये देखा, उसके बाद हम देखते हैं सांग्रहिक काल। जैसे मैंने अभी बताया कि इसका संग्रहण किस में ऋतु में करते हैं हम? शिव ऋतु में, शिशिर और वसंता ऋतु। इसकी एक ट्रिक भी है, मैंने एक ट्रिक मतलब बहुत सुंदर ट्रिक है कि हम कैसे बताते हैं, हे शिव, हे शिव। सो हे शिव मतलब क्या? सो शिशिर और वसंता, शिशिर और वसंत, इन ऋतुओं में हम इसका संग्रहिक काल है, संग्रहण करते हैं। ठीक है, इस ऋतु में हम इसका संग्रह करते हैं, दैट इज द पॉइंट बच्चा ना। ओके, वही बताया गया है, वही कि ये शिशिर ऋतु में। अब जैसे मैंने बताया था कि आपको पिछले एस्पेक्ट में मैंने बताया था कि ये जो रहता है, कि ये जो पिछले एस्पेक्ट में मैंने बताया था कि ये जो रहता है कि ये जो गूगल है, ये देखिए यहाँ पे, सो होता ऐसा है कि ये किस ऋतु में जम गया, मतलब ये देखिए स्त्रवित हो रहा है ना, ये देखिए स्त्रवित हो रहा है। सो ग्रीष्म ऋतु है, होता ऐसा है ना, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा ऊन होता है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, और सूरज की किरणों की वजह से क्या होता है, सूरज की किरणों की वजह से ये पूरा पिघल जाता है। अब पिघलेगा, स्त्रवित होगा, इसलिए हम कुछ कौशिक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आया वसंता ऋतु या फिर शीत ऋतु, जैसे ही शीत ऋतु आया ये जम जाता है, मतलब शीत ऋतु शिशिर और वसंत आगे जम गया। सो ये जम जाता है और इसका हम ये एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर संग्रहण का। और आपको पता होना चाहिए कि एक गूगल के प्लांट से, मतलब एक गूगल है उससे हम जवळपास 700 to 1 kg ऑफ गुगुला इसको एक्सट्रैक्ट करते। कितने, मतलब संग्रहण काल बताए, लेकिन संग्रहण जो अमाउंट होती है, संग्रहण जी जितनी मात्रा होती है वो 700 से 1 किलो, 700 ग्राम से 1 किलो इतना गूगल हम एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों। वही बताया है संग्रहण काल में, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि ग्रीष्म ऋतु रहता है, सूर्य किरणों की वजह से पिघल जाता है, निर्यास निकलता है, फिर उसका शीत ऋतु जैसे ही आता है वो पिघला हुआ जम जाता है और उसका संग्रहण किया जाता है। वही बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं उत्पत्ति स्थान, कहाँ कहाँ इसकी उत्पत्ति होती है, वही बताया गया है। कहाँ कहाँ होती है, देख, बांग्लादेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद आसाम प्रदेश है, इन सारे राज्यों में, उसके बाद सिंध प्रांत भी है, इन सारे राज्यों में गूगल की प्राप्ति होती है, ऐसे हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद स्वरूप गूगल का, अगर आपने इस गूगल को अच्छे से देखा, अगर आपने गूगल को देखा अच्छे से, देखिए बच्चों, होप यू यहाँ पे गूगल को अच्छे से देखा,
तो देखिए ये गुगुल का वृक्ष छोटू सा क्षुप है। क्षुप मतलब क्या, छोटा सा वृक्ष। देखा कितना छोटा होता है। ओके, और इसकी जो लंबाई होती है वो 4 से 6 फीट होती है। इसके बाद अगर इसके पत्र देखे आपने, तो इसके पत्र इस तरह से होते हैं। इसके पत्र में अगर आपने ध्यान से देखा तो इसके पत्र के किनारों में ऐसे कांटे होते हैं। दिस इज, इट लुक्स लाइक ए कॉर्नर, सो के लुक्स लाइक दिस। इसको हम क्या कहते हैं, संस्कृत में इसके लिए वर्ड है पर्णकोणोद्भव, पर्णकोणोद्भूत। मतलब ये जो पर्ण है, इनके कोनों हैं वो इस तरह से है, इस कॉर्नर्स के रिसेंबल्स लुक्स लाइक कॉर्नर, इसलिए हम इसे पर्णकोणोद्भूत कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, हम इसे पर्णकोणोद्भूत कहते हैं। और इसके जो पत्ते हैं वो नीम के समान भी छोटे छोटे पत्ते वहाँ पे रिसेंबल्ड होते हैं। और इसके बाद इसके पुष्प के बारे में जानते हैं। इसके पुष्प के बारे में जाने तो ताम्रवर्णीय का पुष्प होता है और पुष्प में पंचदल होते हैं। पंचदल मतलब जो पेटल्स होते हैं वो 5 इन नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद इसके फल के अकॉर्डिंग देखिए इसका फल कैसा होता है, रक्तवर्णीय है, गुंजा के सदृश है। गुंजा, अब पीजी का पॉइंट है, गुंजा को और क्या नाम है, रक्तवर्णीय बताए गुंजा, गुंजा को और क्या नाम है, गुंजा को हम काकंतिका कहते हैं। जैसे देखिए ये रक्तवर्णीय है, गुंजा के सदृश अगर हुआ तो हम गुंजा को हम काकंतिका भी कहते हैं। ठीक है, गुंजा को बहुत सारे नाम हैं। गुंजा को काकंतिका कहते हैं, गुंजा को रक्तिका कहते हैं। फिर इसके बाद गुंजा को और क्या कहेंगे, काकंतिका है, रक्तिका है, फिर भूषण भल्लिका है, बहुत सारे नाम है गुंजा के। ठीक है, भूलना नहीं है। ओके, गुंजा, एक गुंजा मतलब 121 to 125 मिलीग्राम। ठीक है बच्चों, सो वही बताया। अब आते हैं हम जातियाँ पे। सबसे पहले हम ये जाति देखेंगे या फिर ये प्रजाति देखेंगे जो भाव प्रकाश ने इनिशियली बताए, नवगुगुल और पुराण गुगुल। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है आपको बताने के लिए, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स है मैं बताता। देख, सबसे पहले ये जो आपका नवगुगुल होता है, जो नया गुगुल होता है, ओके, ये जो नया गुगुल है इसका वर्ण बताया है उन्होंने पक्व जंब फल सदृश। पक्व जंब फल सदृश मतलब जब जंबू का फल होता है वो जो पक्व हो जाता है तब उसका वर्ण कैसा होता है, वैसा। ठीक है, अब इस पक्व से मुझे एक पॉइंट याद आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट पीजी का, नोट कर लीजिए। जो भी पीजी के पॉइंट बताऊंगा नोट कर लेना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है मुझे पता, अपने को पता है कि सारे पक्व फल, सारे फल जब पक्व हो जाते हैं, सारे फल जब पक्व हो जाते हैं तभी वो ग्राह्य होते हैं, राइट। ये तो सभी को पता है कि जब फल पक्व हो जाते हैं वो ग्राह्य होते हैं। लेकिन ऐसे कौन सा एक्सेप्शन है इसको, ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है कि जो अपक्व होते हुए भी वो ग्राह्य है, ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है। सो ये एक एक्सेप्शन बताया है, वो है बिल्व। यस, बिल्व का फल जो अपक्व होने पर ग्राह्य है। बिल्व का फल कैसा है, अपक्व होने पर ग्राह्य है। सो ये यहाँ पे एक पीजी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिए। ठीक है, नवगुगुल की जो सदृश मात्रा है वो पक्व जंब फल सदृश है। और जो नवगुगुल होता है उसमें 2 पॉइंट्स हमें इंक्लूड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ब्रहणीय होता है। ब्रहणीय मतलब क्या, ब्रहण करता है, पोषण करता है। उसके साथ वो सुगंधी होता है। सुगंधी मतलब क्या, उसका गंध बहुत अच्छा होता है, सुगंधी। उसके विरुद्ध जो पुराण गुगुल होता है वो सुगंधी नहीं होता, वो दुर्गंध युक्त होता है, मतलब दुर्गंध युक्त होता है। उसके साथ हमने नवगुगुल ब्रहणीय देखा, ये शुष्क होता है, शुष्क बहुत सूखा हुआ, मतलब ये ब्रहण करेगा क्या, ऑब्वियसली नॉट, ये ब्रहण नहीं करेगा। ठीक है बच्चों। नाउ प्रशस्त गुगुल में बताया गया है कि जो गुगुल प्रशस्त होती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। प्रशस्त और त्याज्य गुगुल, ये बारे में जस्ट एक वही है नवगुगुल और पुराण गुगुल। लेकिन कौन सा गुगुल आप इस्तेमाल करेंगे और कौन सा फेंक देंगे, मतलब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब वो गुगुल त्याज्य है। सो जो स्निग्ध होता है, कोमल होता है, पिच्छल होता है, मधुर गंधी मतलब जिसकी गंध बहुत सुगंध होती है, वो आप प्रशस्त करेंगे। लेकिन जो त्याज्य है
है वो दुर्गंध युक्त है, विवर्णीय है और शुष्क है। जो शुष्क गुगुल होता है ना, बहुत सूखा हुआ, वो पुराने गुगुल में आता है और वही त्याज्य है। ठीक है बच्चों ना। अब इसके प्रकार पे आते हैं। भाव प्रकाश ने कुल 5 प्रकार। कितने प्रकार? 5 प्रकार। अब ये तो 2 हो गए जो व्यवहार में इस्तेमाल। उसके पहले मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलता हूं जो पूरी कोरी है, उसमें मैं बताऊंगा। अब देख क्या है ना, जैसे आपको बताएंगे सिर्फ कि 2 ही जाति होती है, एक महिषाक्ष एक कनका। नहीं बच्चों, वो व्यवहार में उपयुक्त 2 जाति है, टोटल 5 जातियां होती है, टोटल 5 भेद होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बात कभी नहीं भूलना कि भाव प्रकाश ने एक उन कितने प्रकार बताए? 5। कितने भेद बताए? 5 भेद गुगुल के हैं। किसने बताए? भाव प्रकाश ने। अब इस 5 भेद को मैं जानूंगा, इस 5 भेद को मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों आपके सामने। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो पहला जो होता है इसको हम कहेंगे, पहला इसका नाम है महिषाक्ष। महिषाक्ष। सो महिषाक्ष। देख पहला और लास्ट का याद करना, महिषाक्ष और कनका। ठीक है। अब बीच के महिषाक्ष कनका, फिर उसके बाद महानीला, फिर उसके बाद कुमुद, फिर उसके बाद पद्म। समझा? ये 5 जाति है, भूलना नहीं, ये 5 जाति। महिषाक्ष, महानीला, कुमुद, पद्म और कनका। भूलना नहीं मास्टर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजी, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, पीजी एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं। अब महिषाक्ष, व्हाट इज महिषाक्ष? देख महिषाक्ष मैंने बताया था पर्याय नाम में, जो महेश की या फिर भैंस के अक्ष के समान होता है उसे हम महिष अक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब महिषाक्ष में पहले सब में हम वर्ण देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है लिखने हैं आपको। अगर आपने ये 5 जातियां निकाली LAQ में आपके गूगल के, अरे वो एग्जामिनर न देखे हुए आपके बहुत सारे नंबर बनेंगे। जहां बाकी के बच्चों LAQ में 6-7 मार्क, आपको वहां 8-9 जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत रेयर पॉइंट्स है, कोई लिखता नहीं है इतने 5। ठीक है। सो महिषाक्ष का जो वर्ण है वो अंजन सदृश लिखना। कैसा है? अंजन वर्णीय। अंजन का वर्ण कैसा होता है? कृष्ण वाला बराबर अंजन वर्णीय बताया गया। और भृंगा के सदृश। भृंग मतलब भूंगा, यू नो भूंगा, वो भूंगा, दैट भूंगा के सदृश। और इसका वर्ण कैसा बताया? कृष्ण वर्णीय। ओके। महिषाक्ष का जो वर्ण बताया जाता है वो कैसा बताया गया? कृष्ण वर्णीय। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। ठीक है। ये वर्ण का पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद महानीला, ऑब्वियसली नाम में ही है, नाम में ही है। अरे नाम में ही छुपा है कि इसका वर्ण जो है वो नीलवर्णीय। कैसा है? नीलवर्णीय। गुड। उसके बाद वर्ण आता कुमुद का। कुमुद का जो वर्ण होता है वो कपीश होता है। कैसे याद करना? क फॉर कुमुदा, क फॉर कपीशा। उसके बाद पद्म का, जो पद्म होती है, पद्म का जो वर्ण होता है वो कैसा होता है? ये कपीशा है, अब पद्म है और यहाँ पे कनक है। ठीक है बच्चों। अब देखो वर्ण वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब आपको कनक बताता, मैं पद्म बाद में बताता हूं, आपको कनक बताता हूं। कनक का जो वर्ण होता है वो हेम के सदृश होता है। हेम के सदृश मतलब सुवर्ण के सदृश। ठीक है। इसमें बहुत सारे रेफरेंस आए, हेम के सदृश या फिर सुवर्ण के समान, हेम के सदृश, सुवर्ण के समान, या फिर उसको आप हेम के सदृश, सुवर्ण के समान, या फिर पीतवर्णीय भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? पीतवर्णीय भी कह सकते हैं। ठीक है। इतने सारे एस्पेक्ट है। और कनक को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम हिरण्य कहेंगे। क्या कहेंगे? हिरण्य। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कहा जाता है, किस गुगुल की प्रजाति को हिरण्य कहा जाता है? MCQ पूछा जाएगा, किस गुगुल की जाति को हिरण्य कहा है? कनक को हिरण्य कहते हैं। ठीक है। पंचजाति समझ में आए, उनके वर्ण समझ में आए बच्चे ना। और एक इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो पहले 2 होते हैं
बहुत बड़े, महा और मही, महिषाक्ष, मही नहीं मही, महिषाक्ष और महानीला दोनों ही बहुत बड़े बड़े हैं और प्राणियों में सबसे बड़ा हत्ती है। इसलिए ये जो दो गुगुल की प्रजातियां हैं ये हत्ती के लिए बहुत हितकारक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हत्तियों के लिए हितकारक है। ये दो प्रजातियां हत्तियों के लिए हितकारक है, ठीक है। ये दो प्रजातियां वेरी इंपॉर्टेंट, समझा। कौन सी, मही और महा, कैसे याद रखे, मही महा दोनों बड़े बड़े वाले वर्ड हैं। और कौन सा प्राणी सबसे बड़ा होता है, वो हत्ती होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दो आते हैं ये वाले, कुमुद और पद्म। ये भी किस प्राणियों के लिए हितकारक है, ये जो हितकारक है ये घोड़ों के लिए हितकारक है। किन के लिए हितकारक है, घोड़ों के लिए, ये कभी भूलना नहीं, घोड़ों के लिए हितकारक है। और ये जो लास्ट वाली प्रजाति है ये भी किसी के लिए हितकारक है बच्चों। और इसमें उस प्राणियों का मैं ड्राइंग करूंगा, ये किसके लिए हितकारक है, समझा। अरे नहीं समझा, अरे मनुष्य के लिए हितकारक है, इतनी सुंदर ड्राइंग भी बनाता हूं। सो ये जो लास्ट वाला है ये मनुष्यों के लिए हितकारक है। किन के लिए हितकारक है, मनुष्यों के लिए। देख हितकारक किन के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ओके देख कुछ ऐसे बोलते हैं कि महिषाक्ष और कनका ये दो प्रजातियां हितकारक है मनुष्यों के, नहीं, महिषाक्ष और कनक ये व्यवहार में उपयुक्त है, दैट्स द पॉइंट। ओके, लेकिन कनक मतलब हिरण्य ऐसी प्रजाति है जो मनुष्यों के लिए हितकारक है। पद्म और कुमुद ऐसी प्रजाति है जो घोड़ों के लिए हितकारक है। और महिषाक्ष और महानीला ऐसी प्रजाति है जो हत्तियों के लिए हितकारक है, समझा। सो ये 5 प्रकार कभी नहीं भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये दो प्रजातियां बताई गई हैं, कनक गुगुला और महिषाक्ष। सिर्फ बताया गया है कि व्यवहार में उपयुक्त है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में इसका प्राप्ति होती है। और कृष्णवर्णी के लिए बताया गया है, मैंने बताया था कि जो यहाँ पे इनका वर्ण है ना वो कृष्णवर्णीय नहीं है, ये यहाँ पे गलत हो गया बच्चों, कृष्णवर्णीय नहीं है। इसका जो वर्ण है वो रक्ताभ पीत बताया जाता है। कैसा बताया जाता है, रक्ताभ पीत। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली हमने देखा कि भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग भी हमने एक्यूरेट देखा कि कनक का वर्ण सुवर्ण वर्ण है। फिर उसके बाद उसे हम सुवर्ण के सदृश मानते हैं, हेम के सदृश मानते हैं। ओके, सो ये सारे एस्पेक्ट आते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे पीतवर्णी भी इंक्लूड है, लेकिन कुछ कुछ आचार्यों का मत थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफर होता है। आप भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग ही लिखिए बच्चों। महिषाक्ष गूगल में भी हरिताभ पीत बताया है, लेकिन हमें पता है अंजन सदृश है या फिर भृंग के सदृश इसका वर्णन होता है। वही बताएं, व्यवहार में उपयुक्त 2 गुगुल है, मनुष्योपयुक्त कनक होता है, ठीक है, क्योंकि कनक को हम ये बताए। ठीक है बच्चों, यही बताया। देख पूरे 5 जाति आपको एक्सप्लेन कर दी, भृंगांजन के सदृश नीलवर्णीय, कुमुद का वर्ण कपीश, और पद्म का वर्ण जो होता है वो माणिक के सन्निभ होता है। माणिक के मतलब रत्न, ये रत्न के सदृश वर्ण होगा। कनक का वर्ण पीतवर्णीय सुवर्ण। ठीक है बच्चों, अब आता दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ योर आस्पेक्ट, दैट इज ऑफ रसपंचक, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। अब रसपंचक के लिए श्लोक है, जैसे हर बार मैं आपको श्लोक बतवाता हूँ इसी तार बता। क्या श्लोक है, गुगुल विशद तिक्तो वीर्योष्ण पित्तलासरा कषाय कटुक पाके कटुरुक्षो लघुम परा। लिखते हैं बच्चों, चल। सो क्या श्लोक है हमारा श्लोक है, गुगुल विशद तिक्तो, गुगुल विशद तिक्तो, गुगुल विशद तिक्तो वीर्योष्ण पित्तलासरा, गुगुल विशद तिक्तो वीर्योष्ण पित्तलासरा। ये रसपंचक इसमें आपके हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, रसपंचक में क्या आते हैं, गुण, रस, वीर्य, विपाक और आपके प्रभाव के आते। ठीक है, गुगुल विशद तिक्तो वीर्योष्ण पित्तलासरा। फिर इसके बाद कषाय कटुक पाके, तेरे लिए श्लोक पाठ किया है मैंने फिर से। कषाय कटुक पाके अरे कहाँ गया चला, कषाय कटुक पाके कटुरुक्षो लघुपरा, कटुरुक्षो लघुपरा, कटुरुक्षो लघुपरा। ठीक है बच्चों, ओके मास्टर, वी गॉट इट। यस बच्चों, यू गॉट इट, आई नो, लेट्स लर्न।
हियर। ओके, हमारे पास इतना अच्छा सा श्लोक है, गुगुड़ा विशद तिक्तो वीर्योष्ण पित्तलासरा कषाय कटुक पाके, कषाय कटुक पाके कटु वृक्षो लघु पर। इस श्लोक के अकॉर्डिंग क्या बताया, देख बच्चों, सो हमें पता है गुगुड़ विशद तिक्तो, गुगुल के पास एक गुण होता है विशद। ओके, विशद गुण ये किसका अपोजिट गुण है, विशद पिच्छल का अपोजिट है, पता है हमें। ओके, गुगुल के विरुद्ध पिच्छल आता। यस, अब ये जो पिच्छल है, ये जो पिच्छल गुण है, इसका मतलब क्या है मास्टर, पिच्छल मतलब स्लाइमी, ओके, विशद मतलब नॉन स्लाइमी, ये तो पता है ना। अब ये जो पिच्छल गुण है ये स्लाइमी है, मतलब मेदवर्धक है। ओके, अब अगर पिच्छल मेदवर्धक हुआ तो विशद क्या है, मेदोक्षय। मैंने अभी बताया था पलंकशय पर्याय वर्ड इसीलिए रेफर्ड है क्योंकि वो मेद का क्षय करता है, स्थौल्य नाशक बताया है। स्थौल्य नाशक उसे ऐसे ही नहीं बताया क्योंकि उसमें गुण आता है विशद, इस गुण के कारण वो मेद का क्षय होता है और वो स्थौल्य नाशक कहलाता है। समझा, शाबाश, ये गुण आ गया उसमें, ठीक है। तिक्तो, तिक्त रसात्मक है। उष्ण वीर्य कौन सा है, देख उष्ण वीर्य है, ओके। पित्तला सराह, देख अब इसमें एक दोष आता, ये दोष है, दोष के बारे में बताया, ये पित्त का वर्धन करेगा, पित्तल भराया बताया ना, पित्त का वर्धन करेगा। क्यों, उष्ण होता है, ऑब्वियसली वीर्य उष्ण है इसका। रस देखे आपने, कषाय कटुक है, विपाक देखा कटु है, वीर्य देखा उष्ण है, सारे उष्ण एस्पेक्ट है, इसलिए वो पित्त का वर्धन करेगा मास्टर, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे इसके रस देखेंगे, कषाय रस है, उसके बाद कषाय कटुक पाके, ओके, रस देखिए कषाय कटुक और तिक्त रस है, विपाक कटु है, गुण देखिए वृक्षो है, लघु है, और परम ये गुण नहीं है, परम ये कैरेक्टरिस्टिक है, परम इसका अर्थ श्रेष्ठ बताएं, ये औषधियों में श्रेष्ठ है, इसलिए इसको हम परम, गुगुल के नाम में भी था ना कि वो परम है, इसे पूरा कहा गया तो गुगुल को, ठीक है। सो हमने इसके रसपंचक देखे, क्या क्या रसपंचक है। रसपंचक हमें जैसे पता है कि रसपंचक में रस आता, फिर उसके रस वीर्य आता, फिर उसके बाद विपाक आता, ये तो तीन एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। फिर उसके बाद क्या आता, गुण आता और प्रभाव आता, ठीक है बच्चों। अब देख इसमें जो रस है, ये जो रस है, क्या इसमें कितने सारे रस इंक्लूड है, जैसे मैंने बताया, देख तिक्त रस है, कषाय रस है, कटु रस है, बहुत सारे रस इंक्लूड है। सो मैं इसे एब्रीवेट में, तिक्त, कषाय और कटु, तिक्त कषाय कटु रस है। अगर इसके वीर्य तूने देखा, अभी बताया था इसका उष्ण वीर्य है, इसका विपाक देखा, विपाक भी कटु है, लिखा है श्लोक में क्या था, गुगुड़ विशद तिक्तो वीर्योष्ण पित्तलासरा कषाय कटुक पाके, आय 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 आय, विपाक कटु है। गुण बहुत सारे, तू लिख दे, कमेंट में बताना गुण कौन सा है। और प्रभाव इसका दोषज्ञ के अकॉर्डिंग है, त्रिदोषज्ञ बताया है, लेकिन पित्त जो गुण है वो बढ़ जाता है, ये बात यहाँ पे, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑफ योर रसपंचिका, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट इतना है कर्मा, ओके। कर्म बहुत सिंपल है, मैं तुझे पता है कर्म बहुत सिंपली कर देता हूँ। हमारे पास बहुत सारे संस्थान है, ठीक है। सबसे पहले संस्था देखते हैं, दिस इज ऑफ योर पाचन संस्था। अब देख मुझे बता, इसमें रस कौन सा है, कटुतिक्तात्मक है मास्टर, रस कटुतिक्त है, बताया था ना, श्लोक अभी हुआ है, कषाय कटुक पाके वीर्योष्ण पित्तलासरा। अब तूने देख देख ये देख, कटिक्त है, कषाय है, कटु है, रस है ना, कटुतिक्त रस है। अब ये रस क्या करेंगे, दीपनीय करेंगे। दीपन मतलब क्या, अरे तेरे जाठ अग्नि की अग्नि को बढ़ाएंगे, वो दीपन होते हैं। अब इससे क्या होता है, अरे अग्नि बढ़ी तो अग्निमांद्य खत्म होगा। अग्निमांद्य ये क्या, अरे अग्निमांद्य मतलब तुझे जो अन्न रुचिकर नहीं लग रहा था, जिसमें तुझे रुचि नहीं आ रही थी खाने में और पच भी नहीं रहा था, वो पच जाएगा, रुचि उत्पन्न होगी, अग्निमांद्य खत्म होगा, इसको दीपन कहते हैं। समझा, ठीक है, वही दीपनीय द्रव्य है। क्योंकि कषाय जो कटु तिक्त द्रव्य होते हैं या फिर कटु तिक्त रसात्मक जो द्रव्य होते हैं वो दीपनीय होता है, ये कभी भूलना नहीं। उष्ण वीर्यात्मक है, उष्ण वीर्यात्मक से वो अर्शोग्न और कृमिग्न बताता है, ऑब्वियसली। क्यों, कृमि, कृमिग्न,
कृमि की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, सत्व उत्पत्ति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सुश्रुत का पॉइंट है, हमें प्रमेह निदान इस अध्याय में मिलता है। प्रमेह निदान में जो पित्त का प्रमेय है उसमें हमें बताया गया जो सत्व उत्पत्ति वहां पे होती रहती है। ठीक है, सत्व उत्पत्ति मतलब कृमि उत्पत्ति। अब जो कृमि होती है वो बहुत सारे अभिसंधि होती है, मतलब उनमें बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट होता है, मतलब लिक्विफिकेशन। अब जो आपका कृमि है वो कृमि यहाँ पे उत्पन्न कब होगा, जब उसको शीत वातावरण मिलेगा। ठीक है, अगर उसका गुगुल का सेवन किया, गुगुल के कल्प का सेवन किया, लेकिन गुगुल का कल्प तो उष्ण वीर्यात्मक है, मतलब उसका वीर्य ही उष्ण है, तो वो कृमि की उत्पत्ति करेगा क्या? नहीं, क्योंकि कृमि की उत्पत्ति करने के लिए शीत वीर्यात्मक चाहिए, कुछ तो शीत वातावरण चाहिए। उसी तरह अर्श है। ओके, अर्श की उत्पत्ति के लिए भी वहां पे अभिसंधि होना गर्जित है, या फिर वहां पे शीतास्पट होना गर्जित है, लेकिन शीतास्पट है नहीं, क्योंकि हमारे पास उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य है, और द्रव्य भी बहुत सारे, उसमें रसात्मक भी बहुत उष्ण है, इसलिए उसकी कृमिग्न और उष्ण जो बताया गया। अब ये सुगंधी द्रव्य है, कैसे पता चला? बताया तो था, गुगुल सुगंधी द्रव्य है, सुगंधी, बहुत अच्छा सुगंध आता है उसमें, क्योंकि मैंने बताया था कि जो मतलब हम जिस गुगुल की प्राप्ति करते हैं और गुगुल को फेंकते हैं, जो प्राप्त गुगुल होता है वो त्याज्य होता है, या फिर उसका सेवन करनी है गुगुल, और जो त्याज्य होता है वो दोर्गंध्य होता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग किसमें करते हैं? अग्निमांद्य में, अभी बताया, क्योंकि दीपन है ना, दीपन की वजह से अग्निमांद्य खत्म होगा। अर्शनाशक ऑब्वियसली, और कृमिनाशक। ठीक है, मूत्र संस्थान, मूत्र संस्थान मतलब दैट इज ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम। क्या होता है? तीक्ष्ण गुण है। तीक्ष्ण गुण के कारण क्या होता है ना, कभी कभी अगर शरीर में, यूरिनरी सिस्टम में, या फिर आपके ब्लैडर में क्या हो जाए, ये या इस तरह से अश्मरी की उत्पत्ति हो जाए। अश्मरी मतलब दी स्टोन्स, यूरिनरी स्टोन्स। ओके, अब यूरिनरी स्टोन्स की उत्पत्ति हो जाए। ओके, यूरिनरी स्टोन में सबसे कॉमन स्टोन्स कौन से होते हैं? सबसे कॉमन कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स। एमसीक्यू फॉर पीजी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख, ये जो यूरिनरी स्टोन्स होते हैं, ये बहुत ऐसे स्टोन्स होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं। अब तीक्ष्ण गुण क्या करता बच्चों? तीक्ष्ण गुण आता, इस स्टोन को खत्म कर देता या फिर तोड़ देता। जैसे ये स्टोन बारीक बारीक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो अश्मरी खत्म हो जाएगा, या फिर उसको जो स्टोन्स हो गए, उसको जो कैलकुला हो गए, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि तीक्ष्ण गुण भेदन करता है। सिंपली अश्मरी का भेदन कर दिया इसने। सो जो छोटे छोटे टुकड़े फिर मूत्र से बाहर निकल जाएंगे। अगर बहुत बड़े हैं वो, अगर उसमें तीक्ष्ण गुण नहीं था तो वो क्या हो जाते, वो वहां पे एक्यूमुलेट, ऑब्स्ट्रक्ट करते ना उस पैसेज को, उस पैसेज को उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो क्या होगा? मूत्र की प्रवृत्ति होगी क्या? नहीं, बहुत कठिनता से होगी, बहुत ज्यादा त्रास होगा। इसलिए उसको खत्म करने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग आता अश्मरी भेदनार्थ। अश्मरी भेदन मतलब यही, इसके जो स्टोन्स है उनको खत्म कर देता तीक्ष्ण गुण के कारण। इसलिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने, देख, मूत्र इसका प्रयोग किस में करते हैं हम? अश्मरी इस व्याधि में इसका प्रयोग होता है, मूत्र कच्छा इस व्याधि में होता है, और इसके अयम्पी कर्म है अश्मरी भेदन और मूत्रल। मूत्रल ऑब्वियसली मूत्र की प्रवृत्ति। ठीक है बच्चों, यस मास्टर, वी गॉट इट नाउ। श्वसन संस्थान, व्हाट इज श्वसन संस्थान? मींस ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम। उष्ण तीक्ष्ण गुण है, उष्ण तीक्ष्ण में से कफग्न है, ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी, अगर पैसेज कुछ कफ की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो उष्ण तीक्ष्ण गुण के कारण वो कफ का भी क्षमन कर जाएगा, कफग्न होगा। रक्तवह संस्थान है, रक्तवन संस्थान में रक्तवर्धन का काम ये करता है। हृदय है, हृदय के लिए हितकारक है। रक्त प्रसादनार्थकम, रक्त प्रसादन मतलब रक्त शुद्धि करना। ओके, और प्रजनन संस्थान में भी ये हितकारक ठहरता है। So this is all about the karmas of your गुगुला। ओके बच्चों, अब इसमें मात्रा और इसके कल्प देखते हैं, जो छोटा छोटा पॉइंट है अभी देख लेते। यश मास्टर, ओके, अब इसके रासायनिक संगठन यहाँ पे लिखे हैं बच्चों, वो पढ़ ले। गुगुलोस्टेरॉन्स होते 1 to 5 क्षार तत्व। ठीक है, इसकी मात्रा जो होती है वो शुद्ध गुगुल की मात्रा 2 से 4 ग्राम होती है। इसमें बहुत सारे कल्प आते हैं जो तूने सुने भी होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये कल्प हम सुनते हैं, हम कहीं ना कहीं क्लिनिक में सुनते हैं, या फिर कॉलेज में सुनते हैं, हॉस्पिटल में सुनते हैं। ओके, सो इसमें कौन से आते हैं? आपने सुना होगा योगराज गुगुल, योगराज गुगुल, या फिर महायोगराज गुगुल होगा।
ओके, सो योगराज गूगल है, महायोगराज गूगल है, केशवराज, बहुत सारे कल्प यहाँ पे मैं लिखते नहीं बटूंगा, लेकिन तुझे पता है एक्सेट्रा यहाँ पे है। ओके, योगराज गूगल, आपको पता है कि महायोगराज गूगल जो वात के पेशेंट्स होते हैं उनमें दिया जाता है। ओके, महायोगराज गूगल यहाँ पे योगराज, क्योंकि वो ब्रहणीय होता है ना, इसी वजह से क्यों दिया जाता है उनको। अगर घुटने में बहुत ज़्यादा पीड़ा है, बहुत ज़्यादा पेन है सांधे में, फिर चलने में तकलीफ होती, सो वहाँ पे वो जो जानुसंधि है वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे पोषण की आवश्यकता है। सो वहाँ पे हम गूगल का प्रयोग करेंगे, इस महायोगराज या फिर योगराज गूगल का, क्योंकि वो ब्रहण कार्य करते, पोषण देते। ठीक है बच्चों, सो दिस ऑल अबाउट दी 14 या 15 पॉइंट्स हमने कवर कर लिया। जैसे मैंने बताया था कि मैंने इस टॉपिक में भी, मतलब इसको पढ़ाते वक्त भी AIPGT के बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, लेकिन इफ यू हैड डेडिकेटेड वीडियो ऑन ईच द्रव्य विद AIPGT टिप्स, क्योंकि ये पॉइंट मैंने इंक्लूड किया है, अब इस द्रव्य से आगे बहुत सारे द्रव्य में, सारे द्रव्य में आएंगे। सो बताना कैसे लगे, होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग। आपको बता कैसा लगा ये द्रव्य वीडियो, वन शॉट हमने गूगल कवर कर लिया। इसके नोट्स आई विल अपलोड ऑन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में भी है और हमारे बायो में भी मिल जाएगा। ओके बच्चों, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। हमारे पास रचना के नोट्स भी अवेलेबल है, सो अगर आप जूनियर को किससे देना चाहें सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 29 रुपीज़ नोट्स है, QR कोड आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। So this is all about the Google. Hope you like this video. Keep sharing. Thank you so much.